हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, मेरे इस चैनल पर अब साइंस मैथ्स के साथ साथ साइंस भी चलेगा, जो खास करके बोर्ड एग्जाम को टच करेगा। जो बिहार बोर्ड, ये जो आज का वीडियो होने वाला है वो खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें वो अपने मतलब कि साइंस अध्याय को पढ़ेंगे। और साइंस का जो क्लास 10th का साइंस है, जो एनसीईआरटी खास करके जिससे एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चंस, उस एनसीईआरटी को हम मतलब कि टारगेट करेंगे। और एनसीईआरटी जो होता है बुक, वो बहुत वीवीआई बुक होता है और उसको हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए और बोर्ड के लिए भी पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का साइंस बताने जा रहे हैं। और ये क्लास 10th का साइंस में खास करके केमिस्ट्री का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट अध्याय है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हम डिटेलिंग से बताएंगे और आपको पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगा और समझने में भी बहुत आसानी होगा इस चैप्टर को। देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका हमने इंग्लिश वर्जन बना दिया है, केमिकल रिएक्शंस एवं एंड इट्स इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका हमने ऑलरेडी इंग्लिश वाला वीडियो इंग्लिश में जो सीबीएसई के लिए बना दिया है, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन होता है, भोजन पकाया जाता है और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। देखिए, इन सब में जो भी बात बोला है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ते हैं। देखिए, गर्मियों में जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ते हैं तो दूध के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है और उसमें एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और दूध जो होता है फट जाता है, दूध फट जाता है। दूध क्यों फटता है? केमिकल रिएक्शंस के कारण, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है जो केमिकल रिएक्शंस को चालू कर देता है और उसमें एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है। देखिए, ये चीज है दैनिक जीवन में। लोहे, तवा और तसला आदि के कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए। देखिए, लोहे को के चीज को, तसला हो, कील हो, छड़ हो, कुछ भी हो, जब उसको आप आर्द्र वायुमंडल, मतलब वो चीज जिसमें मॉइस्चर हो, मतलब एयर के अंदर मॉइस्चर भी मौजूद हो, वाटर वाटर का वेपर मौजूद हो, तो उसको आर्द्र बोलते हैं। ह्यूमिडिटी वाले अगर जगह पर अगर हम लोहे की किसी भी चीज को छोड़ेंगे तो वो आयरन जो है अपना ऑक्साइड बना लेगा और उसी ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं कि जंग लग गया। हम लोग बोलते हैं कि लोहा में जंग लग गया। लोहा में जंग नहीं लगा, लोहा जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया करके वो आपका बना लिया फेरस ऑक्साइड। देखिए, Fe2O3 बना लेता है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं कि लोहा में जंग लग गया, रस्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, अंगूर का किण्वन प्रक्रिया। देखिए, अंगूर को क्या, जब जब अंगूर हो या मतलब कि कोई भी अंगूर हो, सिरका हो या मतलब कि कोई भी जामुन हो, इन सब का किण्वन प्रक्रिया, लीची हो, इन सब का किण्वन प्रक्रिया करवाते हैं। इसमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन किण्वन को बोलते हैं। इस प्रक्रिया से जो होता है अंगूर का वाइन बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है, जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होते हैं। मतलब अंगूर का शराब जो बनता है वो शराब हुआ, वाइन हुआ,
ये सब जो बनता है वो किण्वन प्रक्रिया से बनाया जाता है। और किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा किया जाता है, जिससे वो अंगूर सड़ता है, गलता है, और उसको कुछ केमिकल प्रोसेस भी कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप रिफाइनिंग भी किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है अंगूर के अंदर अल्कोहलिक गुण आ जाता है। और अल्कोहलिक गुण जब आ गया तो वो शराब का रूप हो जाता है, और तब उसका अंगूर का गुण खत्म हो जाता है। देखिए, जब भी केमिकल प्रोसेस होगा, याद रखेंगे, जब भी केमिकल प्रोसेस होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो पेरेंट एलिमेंट का गुण जो होता है वो खत्म हो जाता है। कैसे? तो इस बात को याद रखेंगे, अंगूर का अगर शराब बन गया, अंगूर का अगर शराब बना लिया गया, तो अब उसमें अंगूर का गुण नहीं मौजूद रहेगा, अब वो शराब का गुण उसमें आ जाएगा, अल्कोहल का गुण आ जाएगा, वो पेरेंट एलिमेंट से अलग होगा। जैसे एक एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाऊं, जैसे हमारे घर में जो खा किचन में जो खाना बनाने वाला नमक होता है, जो खाने में हम लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। देखिए, उस नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। और NaCl में जो सोडियम और क्लोरीन है, देखिए, सोडियम एक ऐसा प्रकार का, मतलब हाई रिएक्टिव मेटल है। सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल होता है, जिसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। क्यों डुबा कर रखते हैं केरोसिन में? अगर उसको वो हवा के संपर्क में आएगा तो सोडियम अपना ऑक्साइड बना लेगा और वो जल जाएगा। मतलब एक तरह से ज्वलनशील पदार्थ है सोडियम। तो सोडियम ज्वलनशील पदार्थ है, और क्लोरीन जो होती है, वो क्लोरीन एक प्रकार का आपका, मतलब कि जहरीला गैस होता है। क्लोरीन गैस जहरीला गैस होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बता दूं, एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे कि पहले के समय में जो होता है, पहले के समय में जब लोग कुआं से पानी पीते थे, तो क्या करते थे उसमें, उसके अंदर, कुआं के अंदर क्लोरीन का टैबलेट जो डालते थे, या मतलब ब्लीचिंग पाउडर डालते थे। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस पैदा करता है, और उसी क्लोरीन गैस से वो कुआं का जितना भी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था, सूक्ष्म जीव होता था, वो मर जाता था और पानी क्लीन हो जाता था। उसी प्रकार आज भी नदी में, नाला में, या कोई भी गांव में, मतलब नाला हो, उन सब में केमिकल, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर वहां पर मौजूद मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ अ, अभिक्रिया करता है, और क्लोरीन गैस निकलता है, और क्लोरीन गैस के कारण ही वहां पर मृत्यु हो जाती है किसकी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर पाया जाता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे पानी के बहुत जगह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, मतलब पानी को ट्रीट करके बनाया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है। उसमें जितने भी शहर का नली का, नदी का, नाला का, सब पानी को एक जगह कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है, और उसको साफ किया जाता है। साफ किसके द्वारा किया जाता है? तो साफ उसके अंदर का, मतलब कचरा, कूड़ा, मल मूत्र, ये सब साफ कर लिया जाता है। प्लास्टिक व्लास्टिक जो भी है वो सब हटा दिया जाता है, सेडिमेंटेशन किया जाता है उसका। तो देखिए, वहां पर बालू उलू ये सब से पास कराया जाता है, उसका प्लांट बनता है, तो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाती है। तो क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस का टैबलेट, क्लोरीन टैबलेट मिलाया जाता है, जिससे उसके अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होता है, वो मर जाए, ताकि पानी पीने योग्य हो और तरह तरह की बीमारियां न फैले। तो याद रखिएगा कि किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया में मतलब क्या होता है कि वही फर्मेंटेशन कराया जाता है। फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, और उसमें, मतलब उसका गुण अलग हो जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे थे कि देखिए, हम यहाँ पर ये बात समझा रहे थे कि सोडियम और क्लोराइड, हमारे जो घर में नमक होता है, नमक के अंदर सोडियम और क्लोरीन होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो होता है आपका, सोडियम जो होता है, जिसके बारे में बताया है कि उसको किरोसिन ऑयल में डुबा कर, किरासन तेल में, मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं। अगर वो हवा के साथ रिएक्ट कर गया तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और बहुत क्रियाशील, मतलब क्रियाशील तत्व होता है सोडियम, और जल जाएगा। तो एक ज्वलनशील भी है सोडियम, कि तुरंत जलना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली
क्लोरीन जो है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जो हमारा घर के किचन में सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक, उसमें क्लोरीन भी मिला होता है। और वो क्लोरीन जो गैस होती है, वो क्लोरीन जो होता है वो जहरीला होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, जीवों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब क्लोरीन और सोडियम मिला तो नमक बनता है, और वो नमक खाने से कोई भी इंसान नहीं मरता है। सोडियम के अंदर ज्वलनशील गुण होता है, क्लोरीन के अंदर जहरीला गुण होता है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है और NaCl का फॉर्मेशन होता है, Na प्लस Cl माइनस का जब मिलता है तो NaCl का फॉर्मेशन होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ना ही उसमें सोडियम का गुण मौजूद होता है, ना ही क्लोरीन का गुण मौजूद होता है। ना हम अगर कोई सोडियम जो होता है ज्वलनशील होगा, और क्लोरीन गैस अगर कोई सूंघ ले इंसान तो वो मर जाएगा, मृत्यु तक हो सकती है। क्लोरीन गैस सूंघने के बाद किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन नमक, उसी सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ नमक जो है, उसको खाकर कोई मरता नहीं है, क्योंकि वो जब केमिकल रिएक्शंस हो गया तो उसमें उसका पेरेंट एलिमेंट, मतलब जिससे वो बना है, उस अवयवी तत्वों का अब गुण मौजूद नहीं रहेगा। उसमें एक नया प्रकार का गुण मौजूद हो जाएगा, बन जाएगा, एक नया प्रकार का गुण ग्रहण कर लेगा। इसी को केमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, भोजन पकाया जाता है। जब हम लोग भोजन को गर्म करते हैं, तो भोजन जो होता है वो पक जाता है। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है। इसको भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, हमारा शरीर भोजन को पचाता है, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। हमारा शरीर कैसे भोजन को पचाता है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो शरीर भोजन को पचाता है, तो हमारा जो खाना होता है, जो हम खाना खाते हैं, वो माउथ में लेते हैं तो उसको इंगेशन बोलते हैं। इंगेशन, जब माउथ में हम खाना लिए और चबाने लगे तो चबाने को इंगेशन बोलते हैं। हम ये इस टर्म को इंग्लिश में बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, खाना को जब हम लेते हैं तो इंगेशन होता है, और इंगेशन के अंदर चबाते हैं। उसके बाद एक फूड पाइप होता है, एक मतलब कि नलिका होता है, फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस कहते हैं। उस ओसोफेगस से होता हुआ भोजन जो होता है, ओसोफेगस से होता हुआ भोजन स्टमक में जाता है, मतलब आपके पेट में जाता है। वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है, और और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके आगे वो भोजन, थोड़ा सा पचा हुआ भोजन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, वो आगे जाता है आपके स्मॉल इंस्टेंटाइल में। स्मॉल इंस्टेंटाइन मतलब छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत में जाने के बाद वहां पर मिलता है क्या, उसको बाइल जूस मिलता है। पित्त की थैली से पित्त वाला जो जूस होता है, हरा कलर का बाइल जूस जो लीवर बनाता है, वो मिलता है बाइल जूस। ठीक है, और वहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है भोजन का। कंप्लीट डाइजेशन होता है, और कंप्लीट डाइजेशन होता है तो वो न्यूट्रिएंट में बदल जाते हैं, पोषक तत्वों में बदल जाते हैं। और ब्लड विली जो होता है, खून का छोटा छोटा विली होता है, ब्लड विली, वो उन भोजनों में उपस्थित न्यूट्रिएंट को अपने अंदर सोख लेते हैं, और खून के अंदर मिल जाता है। और वो खून पूरे बॉडी के अंदर, ब्लड जो होता है, वो ब्लड, रक्त जो है पूरे बॉडी के अंदर घूमने लगता है, और पूरे सेल्स तक उस एनर्जी को पहुंचाता है। देखिए, ये सब प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसको इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं इंग्लिश में। इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है, उस प्रक्रिया के द्वारा भी भोजन पचता है। तो ये जो भोजन का पाचन हुआ, इसमें HCl का इस्तेमाल है। आपका जो मतलब कि लार है, लार को इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा जो होता है वो भी भोजन को पचाता है। जैसे आप खाना को चबाने लगते हैं, स्टार्च वहीं पर पच जाता है। देखिए, इस तरह से तो ये सब केमिकल प्रोसेस हुआ। और देखिए, उसके बाद हम सांस लेते हैं, ये भी केमिकल प्रोसेस है। अभी बोले हैं हम इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब कि जब हम सांस लेते हैं, वो सांस अंदर जाता है,
और जाकर कौन-कौन सा रासायनिक अभिक्रिया करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साँस लेना। तो इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब आप साँस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वो आपके ब्लड में घुले फेफड़े में जाता है, फेफड़े के अंदर ब्लड विलीज़ होते हैं और ब्लड का जो विलीज़ वहाँ पर होता है, एलओवी बोलेंगे, एलओवी होगा और ब्रोंची होगा, वहाँ तक ब्लड पहुँचेगा। देखिए, वहाँ पर ब्लड आएगा और आपके बॉडी से ऑक्सीजन वहाँ पर जाएगी। जब ऑक्सीजन वहाँ पर जाएगी तो वो ऑक्सीजन जो होता है आपके ब्लड में घुले हुए जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, मतलब कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन बना हुआ किससे होता है? तो रेड ब्लड सेल से, आरबीसी से बना होता है। रेड ब्लड सेल से, लाल रक्त कोशिका से बना होता है। लाल रक्त कोशिका को इंग्लिश में आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का वो बना हुआ होता है और आरबीसी का काम क्या होता है कि आप वो ऑक्सीजन जो साँस लेते हैं, उसको पूरे बॉडी के हर कोशिका तक पहुँचाना। हर कोशिका में पहुँचाएगा उस ऑक्सीजन को जो भोजन से आपने पहले एनर्जी ले चुका है, ग्लूकोज ले चुका है, उन ग्लूकोज को तोड़ेगा, जाकर उस कोशिका के अंदर घुसेगा और ऑक्सीजन घुसेगा आरबीसी के द्वारा और वहाँ पर जाकर क्या करेगा उन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप उसके अंदर जो मतलब हर कोशिका के अंदर इंटरसेल्युलर रेस्पिरेशन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कि वहाँ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो गया आपके साँस के द्वारा वो ग्लूकोज से मिलेगा और उस ग्लूकोज को तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, वाटर वेपर, H2O और और आपका एटीपी एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगी। वही एटीपी एनर्जी उस कोशिका को, उस अंग को जीवित रखने के लिए, आपके काम काज को करने के लिए सहायक होता है और इसी से इंसान जीवित रहता है। वो एटीपी एनर्जी बनती है और हीट एनर्जी निकलता है। वही हीट एनर्जी बॉडी का टेम्परेचर होता है। वही हीट एनर्जी बॉडी का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। हम लोग का जो बॉडी में टेम्परेचर गर्मी होता है, गर्म होता है बॉडी, क्यों होता है? वही एटीपी एनर्जी के साथ-साथ हीट एनर्जी निकलता है और उधर से ब्लड जो होता है फिर उस कोशिका से ब्लड जो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा और आपके हार्ट में छोड़ेगा, हार्ट उसको फिर लंग्स में भेजेगा, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड फिर वायुमंडल में जाएगा, फिर नया आपका ऑक्सीजन लेकर वापस आएगा। ये चीज़ होता रहता है, ये पूरा एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है, जिसे हम साँस लेते हैं, हम कहते हैं, तो साँस लेने में बहुत सारी प्रक्रिया होती रहती है। देखिए, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। अगर ये सब कोई भी प्रक्रिया होता है, किण्वन प्रक्रिया हो, लोहा जब लोहा छूटता है, तो कील में मतलब कि अगर वायुमंडल में रख देंगे तो कील में वो लोहे के कील में जंग लग जाएगा, लोहे के बर्तन में जंग लग जाएगा, भोजन पकाएँगे, उसमें क्या होता है कि प्रारंभिक वस्तु जो शुरू का वस्तु है, वो अपना रूप बदल लेता है और नया रूप ले लेता है। इसी नया रूप लेने की चीज़ को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। देखिए, 2 परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए भौतिक परिवर्तन दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है पदार्थ चेंज नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें पदार्थ चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा पदार्थ वही होता है। जैसे अगर नमक, चीनी, पानी का आप घोल मिला देंगे तो उस पानी में नमक का भी गुण मौजूद होगा और पानी का भी गुण मौजूद होगा और चीनी का भी गुण मौजूद होगा। नमक, चीनी, पानी का अगर ओआरएस घोल बना रहे हैं, तो उसमें नमक का भी गुण मौजूद होता है, चीनी का भी गुण मौजूद होता है और वाटर का भी गुण मौजूद होता है। मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, तो वो हमारा कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि
आइस है, बर्फ के टुकड़े को अगर थोड़ा-सा हीट करे या मतलब बाहर खुले में छोड़ दे, तो वो पानी में बदल जाता है। सिमिलरली जब पानी को ठंडा फ्रीज़र में ठंडा करें, तो वो आइस में बदल जाता है। आइस मतलब बर्फ। अगर हम आइस को थोड़ा-सा हीट दें, तो वो वाटर में बदल जाता है। वाटर को थोड़ा ठंडा करें, तो फिर आइस में बदल जाता है। तो ये जो चेंजिंग हुआ, वो हमारा फिज़िकल चेंज हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके अंदर के पदार्थ का चेंज नहीं होता है, उसका मॉलिक्यूलों में चेंज नहीं होता है, उसका सिर्फ़ रूप बदलता है, या तो उसका थोड़ा-सा टेस्ट बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, ये सब होगा, लेकिन पदार्थ वही रहेगा। मतलब अगर पानी मतलब कि पानी अगर बर्फ बन गया, आइस बन गया, तो उसके भी अंदर जो होगा H2O ही मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O ही होगा, और पानी के रूप में जब लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो भी उसके अंदर H2O ही वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होगा। मतलब उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल का कण है वो नहीं बदला। तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में पैरेंट एलिमेंट का गुण मौजूद होता है जिससे वो बना है। मतलब कोई पदार्थ किसी पदार्थ से बना है, तो उसका पुराने वाले पदार्थ मतलब पैतृक पदार्थ जिससे वो बना है, उसका गुण मौजूद उस पदार्थ में रहेगा। लेकिन अगर केमिकल चेंज होगा, तो उसमें उस पदार्थ का गुण मौजूद नहीं रहेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल हमने दिया कि पानी जो है बर्फ बन जाता है, अब बर्फ फिर पानी बन जाता है। मतलब पहला से दूसरा बना, दूसरा से पहला बना। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। मतलब इसके अंदर के उपस्थित जो कण है, छोटे-छोटे पदार्थों के कण है जिसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, वो मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ, पदार्थ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बोलेंगे दूध को दही बना दिया जाए, तो इसमें पदार्थ का चेंजिंग हो गया। अब दूध से दही बन जाएगा, दही से दूध नहीं बन सकता है। दही से दूध नहीं बन सकता है, ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस जो होता है, उसमें नया गुण आ जाता है। नया गुण और मॉलिक्यूल का चेंजिंग हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। मॉलिक्यूल अपना मतलब कि अवस्था बदल लेता है, अपना पोजीशन बदल लेता है। ये सब चीज़ होता है। इस परिस्थिति में रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। मतलब हमेशा के लिए अपना पुराना गुण को खो देता है पदार्थ, और नया गुण ले लेता है। जैसे दूध में जब दही का जोरन डालते हैं, तो दूध दही बन जाता है, और दही फिर दूध नहीं बन सकता है। दही जो है दूध नहीं बन सकता है, क्योंकि वो नया गुण ले लिया। और भौतिक परिवर्तन, जैसे आप किसी कैंडल को जला देते हैं, तो जो कैंडल जल गया वो फिर वापस नहीं आ सकता है। जैसे कागज को आप जलाते हैं, तो कागज जल के राख बन गया, तो पहले नहीं जलाए थे तब वो कागज था, लेकिन जैसे जल गया वो अब राख है। तो राख जब बन गया, वो राख बन गया, तो ऐश, राख को इंग्लिश में ऐश बोलते हैं। जब राख बन गया, तो उसमें एक नया प्रकार का गुण आ गया। मतलब अब उसका मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट हो गया, वो अलग हो गया, पदार्थ अलग हो गया। तो भौतिक परिवर्तन मतलब कि फिर पहला से दूसरा, दूसरा से पहला प्राप्त हो। भौतिक परिवर्तन में कहने का मतलब पोजीशन चेंज हो, रंग चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, लेकिन मॉलिक्यूल वही रहेगा। छोटे-छोटे कण जो जिससे वो बना है वो वही रहेगा, लेकिन रासायनिक गुण में नया गुण आ जाएगा, पुराना गुण भूल जाएगा। ये परमानेंट चेंज होता है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? हम जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें आप किसी भी चीज़ को एक्टिविटी के आधार पर समझेंगे। मतलब चीज़ों को रट-रट कर नहीं पढ़ना है, एक्टिविटीज़ के आधार पर समझेंगे, और जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने महसूस किया है, उस चीज़ को ही क्वेश्चन के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे एग्ज़ाम में, तो उस चीज़ को ही लिख दीजिए। यही होता है मतलब एग्ज़ाम देने का तरीका। एग्ज़ाम में क्या होता है, लिखा होता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। मतलब आपको किताबी भाषा को नहीं डालना है। आपको कौन-सा भाषा डालना है, जो भाषा
जो आपका भाषा हो, जो सरल भाषा में आपने उस चीज़ों को समझा है, उस चीज़ों को अपने लैंग्वेज में व्यक्त करें, तभी आपको एग्ज़ामिनर अच्छा नंबर देगा और आपको अच्छा नंबर से पास करेंगे। क्योंकि वो जान जाएगा कि हाँ, आपके पास नॉलेज है। अगर किताबी भाषा लिख दिए तो इसका मतलब आपने रट-रट कर पढ़ा है, रट-रट के पढ़ा है। देखिए, क्रियाकलाप 1 इन प्रश्नों को पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1 सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहनना पहन ले तो उचित होगा। मतलब ये क्रियाकलाप जब करेंगे तो आँखों पे चश्मा पहन लेना है। ठीक है? लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को देखिए जब 3 से 4 अ सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को जब रेगमाल से रगड़ साफ करते हैं, तो क्या होता है? कर लीजिए, मतलब माल से रगड़ कर साफ कीजिए, मतलब मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लीजिए रगड़ कर। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। इससे इससे बनी राख को वॉच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। देखिए, जब यहाँ पर क्या होगा, जब आप काँच का गिलास रखे हैं और क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रबर को मतलब कि रगड़ रहे हैं और रगड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, जब उसको फ्लेम पर, आग पर, स्प्रिट लैंप पर बर्नर से जला रहे हैं, दहन कर रहे हैं, तो जलने के लिए कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का आवश्यकता होती है और जब वो जलती है, ऑक्सीजन से के उपस्थिति में जलती है, तो मैग्नीशियम रिबन जो है मैग्नीशियम एटम का बना हुआ है और जब वो ऑक्सीजन के साथ जलेगी, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा, वो मतलब कि व्हाइट प्रकार का उसका ऐश निकलता है, व्हाइट प्रकार का उजला टाइप का, मतलब उसका चमक के साथ जलेगा और उसका राख जो होगा एकदम उजला टाइप का होगा। देखिए, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आगे दिया होगा, यहाँ पर इस परीक्षण में इस तरह से करना है, ये बताया है। कि इस तरह से बर्नर जलाना है, इस तरह से वॉच का काँच का गिलास आता है, वॉच गिलास उसको बोलते हैं। प्रयोगशाला में आप देखेंगे, जब हम लोग भी बच्चों को कराते हैं, तो वॉच गिलास में प्रयोगशाला कराते हैं और समझाते हैं। देखिए, उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह, वही बोले हम कि व्हाइट लौह निकलता है, मतलब कि व्हाइट लौह निकलेगा जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएँगे, तो एकदम उजला लौह निकलेगा। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण, मतलब सफ़ेद उसका जो मतलब कि चूर्ण बचेगा, जो उसका राख होगा वो सफ़ेद होगा होगा। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के चरण के कारण, देखिए क्रियाकलाप 1.2, देखिए कारण यह बनता है। क्रियाकलाप 1.2 हमेशा देखिए नए एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार किसी भी चीज़ को समझना है, बाय प्रैक्टिकली समझना है, क्रियाकलाप से समझना है, एक्टिविटीज़ से समझना है। किसी भी चीज़ को रट कर याद नहीं करना है। रटा हुआ चीज़ भूल जाएगा। आप मैथ्स भी कितना रटेंगे, कितना क्वेश्चन रटेंगे, कितना स्टेप रटेंगे। जब स्टेप बनाना मैथ्स में भी आप सीख जाएँगे, तो आसानी से मतलब कि कोई भी मैथ बना देंगे। उसी तरह कोई भी चीज़ का अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाएँगे, क्रियाकलाप समझ जाएँगे, उसका कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, क्या प्रयोग हुआ, ये समझ जाएँगे, तो आप अपने भाषा में भी लिख देंगे। लेकिन अगर आपने रट्टा मारा है, तो आप अगर लाइन बाय लाइन में कुछ भी भूल गए, तो पूरा वो वाक्य, वो चीज़, वो एक्सपेरिमेंट हो या वो डेफ़िनेशन हो, आप पूरा भूल जाएँगे, अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन अगर उसको आपने क्लियर समझा है, अपने भाषा में समझा है, अपने जीवन के मतलब कि जीवन में होने वाले एग्ज़ाम्पल्स के आधार पर समझा है, तो वो आप
कभी भी लिख देंगे और भूलेंगे नहीं। देखिए, एक प्रखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। देखिए, एक प्रखनली लीजिए जिसमें लेड सीसा, लेड को सीसा बोलते हैं, नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। मतलब लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए प्रखनली में, और प्रखनली जो होता है शीशा का, कांच का एक मतलब कि नली होता है, उसी को प्रखनली कहते हैं, बर्तन होता है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल लीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? तो देखिए, आपने क्या परीक्षण किया हम बता देते हैं। देखिए, जब आप लिया, देखिए ये चीज होगा, क्या परीक्षण किया? तो यहाँ पर देखिए, जब परीक्षण करेंगे उससे पहले यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी 1.3, एक शंकुकार फ्लास्क लीजिए। देखिए, शंकुकार फ्लास्क लीजिए तथा प्रखनली द्वारा दानेदार जिंक लीजिए। देखिए, प्रखनली द्वारा दानेदार यहाँ पर जिंक का दस्ता रखा हुआ है। देखिए, एक्सरसाइज ये 1.2 सॉरी 1.3, मतलब कि क्रियाकलाप 1/1.3, इसमें दानेदार जिंक का दाना रखा हुआ है, और इसमें शंकुकार प्रखनली है। ये शंकुकार प्रखनली है। देखिए, H2 गैस लिखा हुआ है, ये शंकुकार प्रखनली है। देखिए, इस प्रखनली में जिंक का दानादार लीजिए तथा इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल का मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। H2SO4 मिलाइए। सावधानी, अम्ल को डायरेक्ट पानी मिलाइएगा। याद रखिएगा, अगर प्रखनली में जिंक डाले हैं या पानी डल जाए, अंक मिलेगा तो वो मतलब कि बर्निंग करने लगेगा। इसीलिए सावधानी रखना है, क्योंकि अम्ल है, अम्ल से सावधानी कीजिए। क्या जस्ते के दाने आपस आसपास कुछ होता है, दिखाई देता है? शंकुकार फ्लास्क या प्रणाली को स्पर्श कीजिए, इससे तापमान में कोई परिवर्तन होगा? तो बिल्कुल होगा। देखिए, जब ये जस्ता जस्ता जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलेगा, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसके साथ जब जस्ता मिलेगा, Zn मिलेगा, तो ZnSO4 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा, सॉरी। देखिए, ZnSO4 और प्लस H2 बनाएगा। वहां पर जब जिंक जो होगा H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन सल्फेट को H2SO4 बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट जो होगा वो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, मतलब लवण बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस वहां पर मुक्त होगी। तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई तो अ, अवस्था में परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो। मतलब पदार्थ पहले सॉलिड था, बाद में लिक्विड हो गया, ठोस था द्रव हो गया, गैस था सॉलिड हो गया, गैस था लिक्विड हो गया, लिक्विड था गैस बन गया। ठीक है, मतलब पदार्थों की अवस्था में चेंजिंग होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है कि पदार्थ का अवस्था बदल जाए, पदार्थ अपना अवस्था बदल दे, हो सकता है कि रंग बदल दे। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग भी बदल सकता है, रंग में परिवर्तन होगा। गैसों का निष्कासन और उत्सर्जन होगा। ये हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उससे गैस भी निकले, हो सकता है तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। देखते होंगे, जब आप चूना पत्थर में पानी डालते हैं तो वो खौलने लगता है, तो उसमें क्या होता है? तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब कोई अभिक्रिया होने के बाद प्रोडक्ट का वैल्यू, जो मतलब कि प्रतिफल बना है, प्रतिफल का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो कहते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो होता है हीट पैदा होता है,
टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है रिएक्शन के बाद। लेकिन अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होता है, उसको कराने के लिए हमको बाहर से हीट देना पड़ता है, तब वो होता है। तब वो अभिक्रिया होता है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। या ठंडा पड़ जाएगा, कोई अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनेगा वो ठंडा हो जाएगा, तो कहेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिए, यदि हम आस-पास हो रहे परिवर्तनों को देखें, देखिए आस-पास हो रहे परिवर्तनों को देखें, तो हम पाएँगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतिकारक निरूपण का अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग निरूपण करेंगे। याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकलाप के द्वारा, तो देखिए हमने एक पढ़ा था 1.1 क्रियाकलाप ऊपर में हमने पढ़ा था, उसमें देखिए उसका यहाँ पर दिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। देखिए यहाँ पर हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा था। इसमें यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के बारे में इस 1.1 में हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन के बारे में, तो क्या होता है, अब उसका आंसर यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप में, यहाँ पर रासायनिक समीकरण में यहाँ पर दिया हुआ है। बोला है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं, दहन मतलब जलाना होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। तब वो चूँकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को एमजीओ बोलते हैं। देखिए एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इससे देखिए अगर वाक्य में रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो वो लंबाई उसका बहुत ले लेगा और आपका स्पष्ट बात भी नहीं समझा जाएगा। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कैसे लिखते हैं, तो उसका सिंबल का इस्तेमाल करके हम लिखते हैं। सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम, देखिए अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को किस चीज को कहते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको उनके संकेतों के आधार पर जब हम लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, देखिए जो बोला है ऊपर की मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन जला, तो जला तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला होगा। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम का है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, MgO ये बना। उसके बाद बैलेंस कर देंगे। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसे रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। देखिए जो अभिक्रिया में तीर के बाएं ओर होते हैं, जो पदार्थ जिस पर उंगली डाल रहे हैं, मतलब तीर के बाएं ओर जो पदार्थ होते हैं अभिक्रिया में, वो हमारा अभिकारक कहलाते हैं, मतलब रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये उत्पाद हुआ और उत्पाद को ही प्रोडक्ट कहते हैं। उसको राइट साइड में लिखते हैं। तो इन सब का सिंबल जब लिख देंगे तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा, तीर से सेपरेट कर देंगे। देखिए मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया से बने नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। जो बना अभिक्रिया के बाद उसको उत्पाद कहते हैं। और देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों में उत्पाद में परिवर्तन को उनके माध्य तीर का निशान लगा दिया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस चिन्ह का लगा दिया जाता है, LHS लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या किए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिला, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है जो लेफ्ट साइड में है, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट जो मिला है तो उसके बीच में प्लस साइन देंगे, और जो बना है प्रोडक्ट, जो पदार्थ बना है उसको राइट साइड में लिखेंगे और बीच में तीर लगा देंगे। तीर इसलिए कि इस चीज से ये चीज बना है, इस चीज से
ये चीज बना है। इसलिए ये दिखाने के लिए तो इसमें स्पष्ट बोला है, देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर निशान लगा दिया जाता है और अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर एलएचएस लिखा जाता है। मतलब अभिकारक को एलएचएस और प्रोडक्ट को आरएचएस, मतलब जो बना है उसको आरएचएस। इसी प्रकार उत्पाद अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस साइन लगा दिया जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का प्लस चिन्ह लगा दिया जाता है। दाईं ओर आरएचएस आरएचएस लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर डाला जाता है, मतलब जो चीज बना है उसके तरफ तीर डाला जाता है और जो चीज बना है उसके तरफ तीर का टेल होता है। जो चीज से बना है तो जो अभी पदार्थ से बना है वो चीज उसके तरफ टेल होता है और जो एरो का हेड होता है वो किधर होता है, जो चीज कंप्लीटली बन गया है। देखिए रासायनिक समीकरण लिखना, तो रासायनिक समीकरण के निरूपण निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। देखिए शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, मतलब कि अब शब्द की जगह जैसे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, उसको हिंदी में लिखा हुआ था अभिक्रिया, अब उसके जगह उसका सिंबल डालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अभिक्रिया लिखा हुआ है, यहाँ पर अभिक्रिया लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है अभिक्रिया। अब इसका मैग्नीशियम का सिंबल डाल देंगे, ऑक्सीजन का सिंबल डाल देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 तीर से सेपरेट कर दिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO ये लिख दिए, यही रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब इसको बैलेंस कर देंगे क्योंकि एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस इस साइड और आरएचएस इस साइड, दोनों के तरफ के एटम जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, एटमों की संख्या, इसीलिए बैलेंस करते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण लिखना, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण के इस हिस्से को भी संक्षिप्त विधि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें तो उपयुक्त शब्द समीकरण के प्रकार लिखा जा सकता है। जो मैग्नीशियम रिबन था और ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब उस बात को ऐसे देखिए इस तरह से लिखा जा सकता है, जिस पर मेरा उंगली चल रहा है। देखिए तीर के निशान के बाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती और उनके दाईं ओर करें तो क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? तो देखिए ये ढांचा समीकरण है। ढांचा समीकरण मतलब स्केलेटन समीकरण। यहाँ पर सीधे-सीधे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है हमेशा O2 के रूप में ही पाया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये ढांचा समीकरण हुआ क्योंकि एलएचएस में एटमों की संख्या और आरएचएस में एटमों की संख्या बराबर होना चाहिए। इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 1 है, बराबर नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बराबर एलएचएस आरएचएस का, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बराबर एलएचएस आरएचएस का होना चाहिए। तो रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। तो तीर के निशान में बाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना, क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है? यदि तो रासायनिक समीकरण संतुलित है। मतलब अगर एलएचएस एलएचएस का जो मतलब एलएचएस जो है, अगर इधर का परमाणुओं की संख्या और आरएचएस के परमाणु की संख्या समान है तो रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ वो संतुलित समीकरण हुआ। क्योंकि समीकरण दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। देखिए इसमें द्रव्यमान बराबर नहीं है, इसमें द्रव्यमान बराबर नहीं है, तो द्रव्यमान को बराबर करने के लिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। देखिए किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। मतलब डायरेक्ट हम इंफॉर्मेशन के आधार पर लिख दिए समीकरण तो वो ढांचा समीकरण कहलाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये ढांचा समीकरण हुआ।
अब बैलेंस समीकरण जो होगा, संतुलित समीकरण, एलएचएस और आरएचएस दोनों के तरफ के तत्वों की संख्या बराबर करेंगे। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम के बराबर और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के बराबर करेंगे। देखिए संतुलित समीकरण का महत्व, ताकि दोनों तरफ का जो वेट है, मास है, वो हमको पता चले कि कितना वजन है, उसका द्रव्यमान क्या है, वो पता चलने के लिए हमको ज़रूरी होता है। देखिए क्यों समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक ढांचा समीकरण कहलाता है। समीकरण मैग्नीशियम में वायु जलने का ढांचा समीकरण लिखा हुआ है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? मतलब संतुलित क्यों करते हैं? मतलब दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर क्यों करते हैं? ताकि वो द्रव्यमान का जो होता है, द्रव्यमान दोनों तरफ उसका बराबर होगा, इसलिए करते हैं। देखिए इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। उसके आधार पर ये चीज होता है, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। के आधार पर आपके द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया है था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। मतलब द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है, न ही नाश होता है। मतलब द्रव्यमान को न बनाया जा सकता है, न ही विनाश होगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब अभिकारक और अभिकारक का जो वजन होगा, वही वजन जो होगा आपका उत्पाद का वजन होगा। मतलब कहने का अर्थ है, देखिए यहाँ समझिए, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जितना वजन होना चाहिए, इधर भी उतना ही वजन होना चाहिए। एलएचएस और आरएचएस का वजन बराबर होना चाहिए, मतलब द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इसीलिए बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए, देखिए दोनों तरफ बराबर, मतलब कि जितना पदार्थ डालेंगे, जितना केजी डालेंगे एलएचएस में, उतना ही केजी आरएचएस में निकलना चाहिए। देखिए द्रव्यमान अभिकारों की कुल द्रव्यमान बराबर होती है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उनके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। मतलब एलएचएस और आरएचएस में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसलिए जो ढांचा समीकरण है, जो स्केलेटन इक्वेशन है, उसको समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। क्या समीकरण संतुलित है? तो आइए हम समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। देखिए 2 शब्दों में समीकरण दर्शाया जाता है। मतलब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के साथ जिंक मिला और जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। तो देखिए यहाँ पर उसका जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और जिंक सल्फेट मतलब यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। Zn जो है H2 को विस्थापित कर दिया, ZnSO4 बनाया और H2 हाइड्रोजन गैस निकला। तो कहने का मतलब है इधर इधर दोनों तरफ का तत्वों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखिए Zn क्या बराबर, इधर एक Zn, इधर भी एक Zn, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर एक सल्फर, इधर भी एक सल्फर, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। मतलब दोनों तरफ बराबर है, संतुलित समीकरण है। देखिए संतुलित समीकरण है, यहाँ पर बता दिया गया। मतलब Zn में ZnHSO4, मतलब एलएचएस में एक Zn है। देखिए यहाँ पर एलएचएस में एक Zn, तो आरएचएस में भी एक Zn है। देखिए यहाँ पर एलएचएस में अभिकारकों में Zn एक, तो आरएचएस उत्पाद में भी Zn एक है। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 है, जहाँ पर उंगली डाल रहे हैं 2 है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो इधर भी प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है। देखिए 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलएचएस आरएचएस में 2 गो है। देखिए सल्फर सल्फर इधर एक है, एक एटम है सल्फर का, तो इधर भी एक एटम है सल्फर का एक एटम है। तो एलएचएस और आरएचएस में सल्फर क्या है? सल्फर सल्फर के बराबर, जिंक जिंक के बराबर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बराबर, सल्फर सल्फर के बराबर। और देखिए एलएचएस में ऑक्सीजन 4 है, तो आरएचएस में भी ऑक्सीजन 4 है। एलएचएस आरएचएस का ऑक्सीजन आपस में बराबर है।
जब बराबर है तो इसका मतलब कि समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर बराबर नहीं होगा तो समीकरण संतुलित नहीं होगा। देखिए तीर के निशान के दोनों ओर के तत्व परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित समीकरण है। जैसे यहाँ पर संतुलित नहीं है तो बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे Fe+H2O, Fe+H2O बनाया Fe3O4, मतलब फेरिक ऑक्साइड जो जंग लगता है वो बना प्लस H2 बना। तो यहाँ पर देखिए LHS में एक आयरन है, Fe एक है, आयरन एक एटम है, यहाँ पर Fe3 है, मतलब 3 एटम है आयरन का। तो आयरन आयरन के बराबर नहीं हुआ। इधर ऑक्सीजन एक है, वाटर में ऑक्सीजन एक एटम है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बराबर नहीं है। अब देखिए इधर H2 है, इधर भी H2 है, तो H2 के बराबर है, बाकी नहीं बराबर है। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए देखिए यहाँ पर Fe H2O और Fe3O4 इधर लिखा गया है। देखिए Fe इधर LHS में 1 है, LHS में 1 है, RHS में 3 है Fe। तो RHS में 3, LHS में 1, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो इधर भी RHS में भी 2 है, 2-2 बराबर हुआ। और देखिए ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, 1 है 4 है, तो बराबर नहीं है, तो ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है। जब संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है तो इसको ढांचा समीकरण कहेंगे। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस पर आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। तो 4 ऑक्सीजन दाईं ओर 4 ऑक्सीजन, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। देखिए दाईं ओर 4 ऑक्सीजन है, बाईं ओर 1 है, तो क्या करते हैं, इस 4 से इधर इंटू कर देते हैं, और तो इधर भी देखिए तो इधर ऑक्सीजन 4 हो जाएगा संतुलित करने के लिए। याद रखना कि हमारा H2, देखिए ऑक्सीजन इसमें कहाँ है, तो H2O में ऑक्सीजन है, यहाँ Fe3O4 में ऑक्सीजन है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, और इसमें 1 से, इसमें 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन है, तो 1 से वाटर में 1 ऑक्सीजन है, वाटर में 1 ऑक्सीजन है, तो 1 से इसमें इंटू करेंगे, और Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से इसमें इंटू करेंगे। तो देखिए क्या किए, देखिए H2O में 1 ऑक्सीजन है और Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन है, अभिकारक और उत्पाद में। तो 1 से जो है इसमें गुना कर देंगे, तो 4 इंटू 1 4 ही होगा, और 4 से इसमें गुना कर देंगे। याद रखना परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदलते हैं। जब हम अभिक्रिया कर रहे होते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो हम तत्व में उपस्थित जो यौगिक है उसको हम लोग नहीं बदलते हैं। हम लोग क्या बदलते हैं, तो उसके आगे जो होता है संख्या को बदलते हैं, जो उसका मल्टीपल होगा उसको बदलते हैं। देखिए यौगिकों को सूत्रों को नहीं बदलते हैं, उसके आगे जो मतलब कि हम कितना मॉलिक्यूल लगेगा किसी चीज का, वो हम उसकी संख्या को बदलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणनांक वाटर में लिए H2O4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते हैं, मतलब H2O4 ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखेंगे, H2O में 4 से गुना करेंगे, मतलब H2O4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब Fe4H2O, और यहाँ पर 2 है, तो 2 है, तो अब ये मतलब कि बैलेंस नहीं हुआ। तो देखिए दो दो चौका 8 ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, 2 चौका 8 हाइड्रोजन हुआ LHS में, तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन होगा। देखिए हाइड्रोजन में इधर हाइड्रोजन जो हुआ 8 हुआ, इधर हाइड्रोजन 8 हुआ, तो इधर भी हाइड्रोजन में 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ दोनों तरफ 8-8 कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 से गुना किए, तो ये मतलब कि
हाइड्रोजन 8 हो गया, क्योंकि 4 दूना 8, यहाँ 4 दूना 8 था ही था। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर 8 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन इधर हुआ बराबर। लेकिन अभी भी Fe3 बराबर नहीं है, यहाँ पर Fe3 3 है, यहाँ पर 1 है। तो अब Fe में 3 से गुना कर देंगे, इसमें रिएक्टेंट में Fe से 3 में गुना कर देंगे। Fe3O4 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3Fe। तो देखिए Fe3 यहाँ पर O4, तो 3Fe इधर। देखिए ऑक्सीजन इधर भी 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8। अब दोनों तरफ तत्वों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इस विधि को बोलते हैं, संतुलित करने का इस विधि को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, सेम परमाणु दोनों साइड बराबर हो जाएगा। यह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके संतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए भौतिक अवस्था में क्या होगा? जब देखिए भौतिक अवस्था के संकेत लिखना, ऊपर लिखे गए संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान नहीं होता। जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो भौतिक अवस्था का पता नहीं होता है कि कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, ये हमको पता रासायनिक समीकरण से नहीं चलता है। तो इसके लिए हम लोग सिंबल लिख देते हैं। अवस्था के बारे में ज्ञान होता है, भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो ज्ञान हो, इसके लिए जानकारी हो, इसके लिए सिंबल लिख देते हैं। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं होती है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों में संरचना के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शा दिया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था को लिख दिया जाता है। अगर कोई चीज गैस है, कोई पदार्थ गैस के रूप में है तो जी लिख देंगे। देखिए जो कोई पदार्थ लिक्विड के रूप में है तो एल लिख देंगे। कोई पदार्थ एक्वस है, मतलब पानी मिला हुआ है, तो AQ लिखेंगे। और कोई पदार्थ सॉलिड है तो S लिखेंगे। जैसे देखिए इस समीकरण में बताया गया है 3FeS, मतलब कहने का मतलब एस फॉर सॉलिड। यहाँ पर आयरन जो है सॉलिड है और यहाँ आयरन Fe3O4 बना, ये जंग लग गया। देखिए जब आयरन में जब वाटर मिलेगा तो जंग लग जाएगा मॉइस्चर के साथ। तो ये जंग लग गया, रोस्टिंग हो गया उसका है। तो रोस्टिंग भी सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है, आयरन भी सॉलिड होता है। लेकिन वाटर जो होता है गैसियस फॉर्म में है यहाँ पर, क्योंकि जब आप कोई लोहा के चीज को छोड़ देते हैं मैदान में, तो हवा में उपस्थित जो वाटर होता है गैस के रूप में, वो वाटर मिल जाता है और उसको उसका ऑक्साइड, उस आयरन का ऑक्साइड बना देता है। तो देखिए वाटर यहाँ गैसियस रूप में, और जो जंग लगा हुआ चीज है, जो जंग बन रहा है, रोस्टिंग बन रहा है, वो भी हमारा सॉलिड में। और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, वो गैस के रूप में होता है और वायुमंडल में चला जाता है। तो ध्यान दीजिए कि समीकरण इतना 1.10 में समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इसमें अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हम रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी लिख दिया जाता है, इसको आवश्यक नहीं है। कभी-कभी रासायनिक अभिक्रिया को परिस्थिति, ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को भी तीर के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? CH3OH, मतलब मेथेनॉल बनाया। और कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो ये बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है। देखिए और ऑक्सीजन बनता है। ये जो अभिक्रिया है,
ये जो अभिक्रिया है, ये आपका ग्लूकोज बनने का अभिक्रिया है। फोटोसिंथेसिस का द्वारा जो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन क्या होता है, पेड़-पौधा जो होता है ऑक्सीजन पेड़-पौधा जो होता है दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ज़मीन से वाटर लेता है और कुल पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है और अपने अंदर ग्लूकोज अपना खाना बनाता है, उसके साथ ऑक्सीजन मुक्त करता है जो बाहर निकल जाती है स्टोमाटा के द्वारा और जल बनता है जो वेपर बन के इवोपरेट हो जाता है। इस प्रकार पुस्तक में समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वायु में जलने से पश्चात रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये बात निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है ये सब रासायनिक समीकरण। यहाँ पर ये सब रासायनिक समीकरण को लिख लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और इस पार्ट में हमने यहाँ तक रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण को संतुलित करना है, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका है, यहाँ तक हमने इस पेज तक मतलब कि कंप्लीट किया और और कंप्लीट किया और अगला जो भाग होगा इस चैप्टर का वो अगले वीडियो में होगा। बाकी जो भाग होगा इस वीडियो में यहीं तक और बाकी जो पार्ट होगा इसका वो अगले वीडियो में होगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यहाँ के बाद वाला जो चीज़ होगा, टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में होगा। इस पार्ट में यहीं तक हुआ, यहाँ तक। देखिए यहाँ तक इस पार्ट में हो गया। प्रश्न भी आपको बनाना है, इस प्रश्नों को उत्तर देना है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ और आप मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल के हर वीडियो के कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होता है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएँगे मेरे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर ही हम सब कुछ देंगे, एग्ज़ाम के समय प्रैक्टिस कराएँगे, स्पेशल क्वेश्चन देंगे, गेस देंगे, सब कुछ देंगे, मैथ और साइंस दोनों का देंगे। इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। यहीं तक इस वीडियो में आज समाप्त हुआ और अगला वीडियो में इसका मतलब इस चैप्टर का अगला आगे का भाग अगला वीडियो में बनेगा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।